ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड बायोस बायोसेवर्ट्स लॉ। जैसे ऑस्टेड ने एक्सपेरिमेंट करके बताया था ना बहुत सारी चीजें, इन्होंने भी क्या किया बच्चों, एक्सपेरिमेंट करके बताई। कोई भी एक वायर है, जैसे मान के चलो ये आपके वायर है, ठीक है। उसने बोला अगर मैं वायर का वेरी स्मॉल पोर्शन ले लेता हूँ, वेरी स्मॉल पोर्शन ले लिया, जिसकी लेंथ है डीएल, जिसकी लेंथ क्या है बच्चों, डीएल, और जो करंट है आपको, करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में। आज हम डायरेक्शन की भी बात करेंगे, मैंने बताया था ना डायरेक्शन की बात करेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मेरे को निकालना है, ध्यान से देखो, मेरे को निकालना है यहाँ पे इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना, ठीक है। इस पॉइंट पर मुझे क्या निकालना, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक लाइन लूंगा और उसको मिला दूंगा, और ये क्या बन जाएगी बच्चों, आपकी रेडियल। जैसे हम उसमें क्या करें इलेक्ट्रिक फील्ड में, वही आपकी रेडियल डायरेक्शन बन जाएगी। तो ये पॉइंट पर पॉइंट पी है जिसपे आप क्या निकाल रहे हो, आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो। क्योंकि स्मॉल लेंथ है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, स्मॉल ही होगी, जो कि किसके बराबर होगी, डीवी के बराबर होगी, ठीक है। अब देखते हैं डीवी किस किस के इक्वलेंट है, किस किस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो देखो पहले आता है डीवी। पहले तो देखो एक चीज बताओ, करंट के ऊपर डिपेंड करेगा नहीं पड़ेगा, ये तो हमने पढ़ा है, वैसे भी तो 10th क्लास से पढ़ा ही है कि यस करंट की सर। जितनी ज्यादा वैल्यू होती है उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होती है, डेफिनेटली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा बच्चों, आई। अब एक चीज बताओ, क्या यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी इस वाले रीजन में, होगी, इस वाले रीजन में भी होगी। तो जितनी ज्यादा लेंथ बढ़ती रहेगी उतनी ज्यादा क्या होगी बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल, डीएल की वैल्यू जितनी ज्यादा बढ़ती रहेगी उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। अच्छा, अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, मतलब लास्ट क्लास में, जिस डायरेक्शन में वायर है या जिस डायरेक्शन में आपकी मैग्नेट थी, उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड कितनी निकल रही थी, एक्सियल डायरेक्शन में, एक्सियल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड कितनी निकली थी, है जीरो, जीरो, जीरो। उस डायरेक्शन में, एक्सियल डायरेक्शन में कितनी निकली थी, जीरो। तो मैंने क्या बताया था, मैंने क्या बताया था, मैग्नेटिक फील्ड क्या होनी चाहिए, डायरेक्टली वो परपेंडिकुलर होती है हमेशा, किसके होती है, परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब कि जो इन दोनों के बीच में एंगल है जो कि थीटा, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। लेकिन वो इस बार होगा इसमें एंगल कौन सा, साइन थीटा। क्यों, क्योंकि साइन जीरो कितना होता है, जीरो। तो वायर के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, जीरो बन जाएगा। तो यहाँ पे जो डीवी होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बच्चों, साइन थीटा। और लास्ट बच गया, आपको पता है जितना ज्यादा आर रहेगा, रेडियल डिस्टेंस जितना ज्यादा रहेगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। ये तो हम पहले ही बढ़ चुके। तो इन सब को कोलेट करके, इन सबको कोलेट करके फिर बाद में जो फॉर्मूला निकला वो क्या निकला बच्चों, डीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डीएल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। और जैसे मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाऊंगा यहाँ से, तो क्या बन जाएगा फाइनल रिजल्ट, डीबी म्यू नॉट अपॉन, म्यू नॉट की वैसे लिखना चाहिए तो म्यू ही लिखना चाहिए। म्यू नॉट तब लिखते हैं जब हम ओनली फ्री स्पेस की बात करते हैं या फिर वैक्यूम की बात करते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर। क्लियर हो गया बच्चों। अभी हम डायरेक्शन की भी बात करेंगे, जस्ट अभी हम बात करने वाले डायरेक्शन की। पहले बताओ यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को, तो लिख लो, ये तो आपके 12th एग्जाम में भी आता, लिख लो जल्दी से। देखो सर ये जो बायो डेरिवेशन एंड, है ये हाँ जी बोलो। सर ये उससे भी तो प्रूव हो जाएगी जो हमने पहले निकाला था, बेस इक्वल टू बिल्कुल, क्यू बी साइन थीटा। उसे अभी देखे तो यहीं से मैं क्यूबी साइन थीटा वाला भी लेके आऊंगा, इसी से ही। और क्यूबी वाले से ये भी ला सकते हैं, दोनों चीज लेके आएंगे, ठीक है। ठीक। अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी तो बस जस्ट खत्म हुआ। जस्ट लिखो, बायो एंड सेवर्ट, बायो एंड सेवर्ट arrived at a mathematical expression, arrived at a mathematical expression that that magnetic field, magnetic field
at some point in space, at some point in space is first part proportional to current I, proportional to current I. Second part proportional to magnitude of लेंथ एलिमेंट, डीएल को बोलते हैं लेंथ एलिमेंट, और डीएल के ऊपर ना एरो मार देना, क्योंकि डीएल क्या है यहाँ पे डायरेक्शन है। डीएल की डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। करंट की तो आपको पता है स्केलर क्वांटिटी होती है, डीएल जो करंट एलिमेंट इसको बोलते हैं, वैसे करंट एलिमेंट क्या बोलेंगे हमेशा इसको, लेंथ एलिमेंट। करंट एलिमेंट बोलते हैं, वैसे आईडीएल बोलते हैं, क्या बोलते हैं आईडीएल, करंट एलिमेंट, ठीक है। पर अभी अगर इसको बोलेंगे लेंथ एलिमेंट, डीएल को क्या बोलेंगे बच्चों, लेंथ एलिमेंट, ठीक है। लिख लिया डीएल, ठीक है। अब लिखो चौथा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, थर्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर एंड प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, वेयर थीटा किस किस के बीच में होता है एंगल, थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन डीएल एंड आर, देख लो डीएल और आर के बीच में, देख लो डीएल और आर के बीच में, ठीक है। आर तो हमेशा रीडेड टूवर्ड्स कहाँ पे होगी, जिस पॉइंट पे आप निकाल दो, क्लियर है। तो डीएल एंड आर, ठीक है। अब जब डीएल और आर है और साइन थीटा, इसका मतलब कि क्रॉस प्रोडक्ट किस किस के बीच में होगा, डीएल और आर के बीच में होना चाहिए। मानते हो कि नहीं मानते हो? तो इसका मतलब अभी भी मैं डायरेक्शन नहीं बता रहा हूँ, अभी तो मैं एक कंक्लूजन पे आ रहा हूँ। देखो तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसी प्लेस ये लिखो, पहले ये लिखो सारा, ये बनाओ डायग्राम, ये लिखो जल्दी से। देखिए बच्चों, तो देखो एक बार दोबारा देखो, डीबी की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, डीबी की वैल्यू, डीबी की वैल्यू क्या आ गई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, याद रखना है। ऐसा करो, आर के ऊपर आर के नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, ये देखो साइन जो एंगल थीटा आर था वो भी मैंने बताया था डीएल और आर के बीच में है, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर, आर क्यू, डीएल क्रॉस आर, ये लिख लेना, ये क्या है बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है। समझ में आ गया बच्चों। अब बात आती है डायरेक्शन, डायरेक्शन की बात आती है, तो मैग्नेटिक की डायरेक्शन कहाँ पे होती है, इस पे हम बात करते हैं पहले, ठीक है। तो देखो ऑनलाइन वालों को पता नहीं कितना समझ में आएगा नहीं आएगा, पर आपको तो गारंटी समझ में आ ही जाएगा। 10th क्लास में आपने पढ़ा है, 10th क्लास में देखो आपने ऐसे पढ़ा है कि कोई एक कंडक्टिंग वायर होती है, हम राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं, है ना, राइट हैंड यूज करते हैं। जो थंब होता है वो किसकी डायरेक्शन बताता है बच्चों, करंट की डायरेक्शन बताएगा। और जो हमारी जो हमारी फिंगर्स होती हैं, जब वो ट्विस्ट होकर अंदर मुड़ जाते तो वो किसकी डायरेक्शन बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। इसका मतलब कि ये वाली डायरेक्शन किसकी हो जाएगी बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड की। कौन सी डायरेक्शन में घूम रहा है, क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। एक और बात, जब वो अंदर, अब यहाँ पे ना, यहाँ पे दो चीज, अब ये वाली डायरेक्शन आपको बार बार नहीं दिखाएगा, आपको दो चीज दिखाएंगी, एक दिखाएंगी डॉट और एक दिखाएगा क्रॉस। क्रॉस होती है इनवर्ड और ये क्या होती है बच्चों, आउटवर्ड। अब बताओ ये वाला, अगर मैं यहाँ से सामने से देख रहा हूँ, ये वाला पोर्शन इनवर्ड है क्या आउटवर्ड है, इनवर्ड जा रहा है ना, अंदर की तरफ जा रहा है, तो मैं सिंपल वायर बनाऊंगा, मैं ऐसे लिख दूंगा और मैं सिंपल बोल दूंगा ये है इनवर्ड, खत्म।
समझ में आ गया। और जहां से वो बाहर निकल रहा होगा तो उसको क्या बोल दूंगा बच्चे, डॉट से रिप्रेजेंट कर दूंगा बस। समझ में आ गया, ये लॉजिक क्लियर हो गया अच्छे से, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज बता दूं, बहुत इजी, क्योंकि कई बार एग्जामिनर होगी क्वेश्चन तो इतना इजी होना आएगा तुम्हारे लेवल पे, क्वेश्चन तो टफ लेवल पे आएगा, तो वहां पे फिर बार बार ऐसा थोड़ा फिंगर ट्विस्ट करते रहोगे, ठीक है। तो अपना बस पाम रूल यूज करना, पाम रूल सबसे इजी रूल होता है। देखो कैसे, पाम रूल में आपको यूज करना अपना राइट हैंड हमेशा, क्या यूज करना, राइट हैंड, समझ लो आराम से। ये जो आपकी फिंगर है, फिंगर जो थंब है, थंब किसकी डायरेक्शन बताएगा हमेशा, वो तो करंट की ही बताएगा, किसकी बताएगा, करंट की। जो फिंगर्स है ना, आगे की फिंगर, आगे की फिंगर्स है, आगे की फिंगर से मान लो जहां पे रेडियल डायरेक्शन है, जहां पे आप पूछना चाह रहे हो मेरे से, तो मैं कहाँ पूछना चाह रहा हूँ, पी पॉइंट में पूछना चाह रहा हूँ, तो पहले देखो इधर, ये करंट की डायरेक्शन हो गई, फिंगर की डायरेक्शन कहाँ बता दी, टी पॉइंट में बता दी मैंने, बताई कि नहीं बताई। जब मेरा पाम अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ, तो समझ लो क्या है वहां पे, इनवर्ड है, क्या है वहां पे, इनवर्ड है। राइट हैंड यूज होगा, क्या यूज होगा, राइट हैंड, ठीक है। तो मेरा देखो अंदर की तरफ जा रहा है, देखो अंदर की तरफ जा रहा है ना मेरा, अंदर की तरफ, तो तुरंत क्या लगा देना यहाँ पे, क्रॉस लगा, काम खत्म। यही है पाम रूल। दोबारा बता रहा हूँ, ये क्या है, थंब किसकी डायरेक्शन बताएगा, करंट की डायरेक्शन बताएगा। ये जो फिंगर्स है, फिंगर किसकी डायरेक्शन बताएंगे, रेडियल की, किसकी बताएंगे, रेडियल की। जिस डायरेक्शन में रेडियल मतलब जिस पॉइंट पर आप पूछना चाह रहे हो वो पूछना, रेडियल मतलब कि जिस पॉइंट पर आप पूछो, क्योंकि रेडियल डायरेक्शन तो वही होगी ना जहां पूछोगे, तो बस बाहर ले जाना। अगर बाय चांस देखो करंट की डायरेक्शन उल्टी भी हो सकती है, बाय चांस देखो यही सेम होता और करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ होती, तो मैं अपना राइट हैंड यूज करता, हमेशा राइट हैंड यूज करना। करंट की डायरेक्शन नीचे, पाम मेरा बाहर की तरफ है, पाम जहां पे बाहर की तरफ है इसका मतलब वहां पे क्या बन जाएगा, डॉट। समझ में आ गया, अब तो गड़बड़ी नहीं होगी, समझ में आया नहीं आया, अगर ये लाइट है, वेरी गुड। देख भाई, ये करंट है और ये पॉइंट पी है जिसपे तुम निकालना चाहते हो, ठीक है, यही है। अब देख कौन सा, यही राइट हैंड यूज ही होगा। अब देखो किस पॉइंट पर होगा, देख ये रहा, ये करंट, ये रहा पॉइंट, कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ क्या लगता है, क्रॉस। समझ में आ गया, सिंपल है, ये तो सिंपल है ना। वो वाले में ट्विस्टिंग वाले में कई बार दिक्कत आ जाती है, ये वाला ही बस पाम रूल याद रखो अपने। पाम रूल बहुत ही बेसिक रूल है और बहुत इजी अंडरस्टैंडिंग है। थंब किसकी डायरेक्शन बताएगा, फिंगर रेडियल डायरेक्शन, जिस पॉइंट पर निकालना है। अगर वो पाम अंदर की तरफ है तो इनवर्ड है, और पाम अगर आपकी साइड में है तो आउटवर्ड, बस बात खत्म। समझ में आ गया, क्लियर है भाई। तो अब बताओ पहले वाले केस में जो मैंने इतनी देर से डायग्राम बताया ये वाला, तो ये इनवर्ड है क्या आउटवर्ड है, ये बनेगा इनवर्ड, तो ये बना लेना यहाँ पे, ये बना लो ताकि याद रहेगा, इनवर्ड डायरेक्शन। और वहां पे भी मैं बताऊंगा, यहाँ पे, यहाँ पे क्या बता रहा हूँ देखो, अलग से बता दिया क्रॉस, मतलब वो इनवर्ड है, क्रॉस बता दे। क्योंकि कई बार क्वेश्चन में एक एक डॉट आएगा, एक क्रॉस आएगा, तो क्रॉस और डॉट में क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन हो गए, और अपोजिट डायरेक्शन में एंगल कितना होता है, 180। 180 को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, -1 से, याद है ना। तो अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है और एक इस डायरेक्शन में जा रही है, तो इनको मैं ऐड कैसे करता हूँ, ए माइनस बी, ये तो करता हूँ, ए माइनस बी, वही चीज हम करेंगे। तो वहां पे ये आपको हेल्प करेगा क्रॉस और डॉट। समझ में आ गया, क्लियर है। डॉट रिप्रेजेंट करता है किसको, आउटवर्ड, क्रॉस किसको रिप्रेजेंट करता है, इनवर्ड। क्लियर है, चलो बहुत ही बढ़िया, समझ में आ गया तो बहुत ही शानदार। तो ये पहली बार में क्लियर हो गया, तो इसी बात पे लिखो, रूल फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, रूल फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो पहला कौन सा जो बेसिक है वो आप सभी को पता है कौन सा है, राइट हैंड थंब रूल। लिखो, राइट हैंड थंब रूल, जल्दी लिखो। If we grasp the conductor, if we grasp the conductor in our palm, if we grasp the conductor in our palm of right hand, in our palm of right hand, so that
the thumb points in the direction of flow of current. The thumb points in the direction of flow of current, and the direction of curled finger, and the direction of curled finger, and the direction of curl, Kurled, points the direction of current. Thumb points the direction of current, and direction of curled finger gives direction of magnetic field line. Direction of curled finger gives the direction of magnetic field line. समझ में आ गया? क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो वाला डायग्राम बना सकते हो आप। कौन से वाला? ऐसे बताएगा इस तरीके से। तो करंट अगर ऊपर की तरफ है तो कहाँ बनेगी मैग्नेटिक फील्ड? ऐसे बनेगी, ऐसे। ठीक है, बना जल्दी बना। फिर लिखो जल्दी से राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल। If we stretch our right hand such that, if we stretch our right hand such that, if we stretch our right hand such that the finger points, the fingers point towards, the finger point towards radial direction, radial direction where magnetic field is to be found, radial direction in which magnetic field is to be found. While thumb is in the direction of current, while thumb is in the direction of current, then normal to the palm, then normal to the palm will give the direction of magnetic field. Normal to the palm will give the direction of magnetic field. क्लियर? क्लियर होगा बच्चों? तो जल्दी से Yes, ये वाला sir. एग्जांपल ले लो। जैसे एग्जांपल तो ये है मेरी एक कंडक्टिंग वायर है, ठीक है, और आप बोलते हो कि मुझे इस पॉइंट पर निकालना है। ये हो गया मेरा P1 पॉइंट, ये हो गया मेरा P2 पॉइंट, ये वायर है, ठीक है। अब ये है P1 पॉइंट है, P2 पॉइंट है। मान के चलो ये आपका ले लिया आपने, ये वाला ले लिया, डीएल लेंथ ले लिया, करंट की डायरेक्शन ये है आपकी, तो मैंने रेडियल डायरेक्शन ये मान ली, एक रेडियल डायरेक्शन ये मान, ये है R1, ये R। लगाओ अपना पाम रूल लगाओ, बताओ करंट की डायरेक्शन ले लो, कहाँ ऊपर की तरफ निकालना है, ऊपर की तरफ। कहाँ जा रहा है? आउटवर्ड जा रहा है। गलत बनाया ना मैंने, क्योंकि मेरे को ऐसे बनाने से करंट की डायरेक्शन तो कहाँ बन रहा है? आउटवर्ड आएगा ऊपर। आउटवर्ड में बन रहा होगा, आउटवर्ड बने तो यहाँ पे क्या आएगा? डॉट, ठीक है। और इधर देखो, इधर देखो, ओ इधर देख, कहाँ बन रहा? इनवर्ट। अब इसका मतलब पता है क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ एक्चुअल में? आप कितने भी पॉइंट ले लो, देखो अगर मैं इतने सारे पॉइंट को मान के चल रहा हूँ, मुझे हाँ यहाँ पे निकालने, तो पता है क्या हो रहा है? मैग्नेटिक ऐसे आ रही है, ऐसे, ठीक है। और वो पता है कितनी लेंथ के लिए? ओनली इतनी लेंथ के लिए, छोटी सी लेंथ के लिए। जैसे ही आपने ये वाली लेंथ पकड़ ली तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक बहुत सारी होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये तो मैं एक छोटा सा लेंथ लिए डीएल, ऐसे कितनी सारी लेंथ है। जैसी लेंथ बढ़ती रहेगी तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती रहेगी बच्चों? बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती। समझ में आ गया? क्लियर है? सभी को क्लियर हो गया ये वाला कॉन्सेप्ट? ठीक है। और अगर मैं इसकी यहाँ पे इस पॉइंट पर पूछ रहा हूँ P3 पॉइंट, तो कितनी होगी मैग्नेटिक फील्ड P3 पॉइंट पर? है? 0 होगी। क्यों होगी 0? क्योंकि थीटा कितना हो गया? 0 हो गया। थीटा कितना हो गया? 0 हो गया। तो 0 साइन 0 0, तो क्या बन गया आपका मैग्नेटिक फील्ड? एक्सियल डायरेक्शन में कितनी होती है बच्चों? 0। सबसे ज्यादा कब होती है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में।
जब साइन थीटा क्या बन जाता है, साइन 90 बन जाता है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया भाई। चलो तो अब लिखते हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ। डिफरेंट फॉर्म ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ। तो देखो अभी तक हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा, देखो अभी तक हमने फॉर्मूला पढ़ा है dv इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl क्रॉस r, dl क्रॉस r अपॉन r के, यही पढ़ा आपने। और यहाँ पे क्रॉस क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है, क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अच्छा हमें डेंसिटी पता है, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, हमने पढ़ा करंट डेंसिटी का फॉर्मूला J इक्वल टू आई अपॉन ए, ये पढ़ा, ठीक है। अगर मैं डीएल के ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं, डीएल के नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, तो करंट एलिमेंट बन गया आईडीएल। जो मैं बोलता था डीएल तो लेंथ एलिमेंट है, आईडीएल को हम क्या बोलेंगे, करंट एलिमेंट, ठीक है। अब एक चीज बताओ, एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो मैं इसको इसलिए लिख सकता हूँ आई डीएल अपॉन में यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चे, वॉल्यूम आ जाएगा। तो मैं डीएल की जगह क्या लिख सकता हूँ, डीएल की जगह देखो, डीएल की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, जे वी अपॉन में आई लिख सकता हूँ। तो यही डीएल वहां जाके क्या बन जाएगा, देखो डीवी, क्या कह रहा है, डीवी है, ठीक है। वहां जाके क्या बन जाएगा, म्यू अपॉन 4 पाई, देखो डीएल में आई से आई कट जाएगा, जे बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डीवी क्रॉस आर अपॉन आर, एक ये फॉर्म आ, करो जल्दी नोट डाउन। इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी, पहले था इन टर्म्स ऑफ करंट, अब आ गया इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी। अच्छा करंट, करंट का मेन एलिमेंट कौन होता है, करंट के लिए मेन एलिमेंट कौन होता है, चार्ज। अब हम चार्ज के फॉर्म में भी निकालेंगे, अब हम किसकी फॉर्म में निकालेंगे, चार्ज की फॉर्म में भी निकालेंगे। तो देखो चार्ज की फॉर्म में भी देख लो, देखो सर हमने पढ़ा है आई इज इक्वल टू, नहीं आईडीएल पढ़ा है, तो आई इज इक्वल टू हमने पढ़ा है क्यू बाय टाइम पढ़ा है dt, और ये है dl। लेंथ अपॉन टाइम, लेंथ अपॉन टाइम क्या होता है, लेंथ अपॉन टाइम है, स्पीड है, ये क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट, मारे इसको जल्दी, तो Q इंटू वी हो गया। इसको V को ऐसे बना दो ताकि याद रहेगा, ये क्या है आपका स्पीड, या फिर आप बोल सकते हो वेलोसिटी बोल दोगे यहाँ पे, क्योंकि डीएल आपका कौन सा है क्वांटिटी बच्चों, डीएल कौन सी है, वेक्टर क्वांटिटी, डेफिनेटली V क्या बन जाएगा आपका, वेलोसिटी, ठीक है बच्चों। तो आइडियल की जगह क्या आ जाएगा, क्यू वी आ गया। तो मुझे बताओ क्या मैं डायरेक्टली पुट कर सकता हूँ यहाँ पे, तो डीबी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे यहाँ पे, ये कह रहे ना हितेन तुम, 4 पाई आई की जगह आ जाएगा क्यू, यहाँ पे आ जाएगा वी क्रॉस आर अपॉन आर, दैट्स, लिख लो इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड वेलोसिटी, इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड वेलोसिटी। अब जल्दी से लिखो सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस, similarities and difference between, similarities and difference between Bio-Savart's law and Coulomb's law, Bio-Savart's law and Coulomb's law, Bio-Savart's law and Coulomb's law।
फॉर्मूला याद है सभी को कुलम्ब्स लॉ का? हाँ भाई, तेरे को याद है? कि Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर, याद है? ये के ले लो, 1/4 पाई ले लिया मैंने, क्या दिक्कत है? यही बोल रहा था क्या मैंने? तो कुलम्ब्स लॉ लिखो। कुलम्ब्स लॉ क्या बताया था बच्चों? कुलम्ब्स लॉ ने फोर्स का फॉर्मूला क्या बताया था? Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर बताया था। यही से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकाला था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या निकल के आता था? इलेक्ट्रिक फील्ड का Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर, या फिर एप्सिलॉन नॉट ले लो। ठीक है, ये निकल के आया था बच्चों किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, यही से हमारे पास क्या नहीं निकला बच्चों? यहां से हमें मैग्नेटिक फील्ड डीवी का वो कितना निकला? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन R स्क्वायर। अभी आर क्यूब वाला लेना, वो तो अलग अलग वेक्टर फॉर्म के लिए। अभी तो हमने बेसिक लिया, क्योंकि यहाँ पे भी तो आर क्यूब आता है, याद करो। यहाँ पे आर आर क्या आता था? यहाँ पे ये वेक्टर आता है, इसको आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर करते, तो यहाँ से भी क्या निकल के आया था? आर क्यूब। तो अभी वाला फॉर्म नहीं ले रहा, अभी नॉर्मल फॉर्म ले रहे। अब इनको इन दोनों के बीच में बताओ, तुम्हें क्या लगता है सबसे बड़ी सिमिलरिटी वैसे दिखाई दे रही होगी? देखो सिमिलरिटी क्या है? आर स्क्वायर, मतलब कि जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ता रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम होती रहेगी, और वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होती रहेगी बच्चों? कम होती रहेगी। तो पहले तो सिमिलरिटी चाहिए। और क्या सिमिलरिटीज है? किसके ऊपर? चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रहा। तो ये भी चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है, करता है, पर गलत। एक गलत है बस, पूरे गलत बोला है थोड़ा सा। करंट जब फ्लो करेगा तो उसके अंदर मूविंग चार्ज होने जरूरी है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में ये सब होना जरूरी नहीं है। तो मैंने आपको समझाया था कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम एक स्टेशनरी चार्ज के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए? मैंडेटरी मूविंग चार्ज होना ही होना चाहिए। किसके केस में? मैग्नेटिक फील्ड के केस। ये होगी डिसिमिलैरिटी। चार्ज के ऊपर तो डिपेंड है, लेकिन वो स्टेशनरी का निकल सकता है, और ये मूविंग। समझ में आ गया? दूसरा, आपने देखा होगा कि जो हमारा जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है कोई भी पॉइंट चार्ज के क्रॉस में, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं कोई भी पॉइंट चार्ज के क्रॉस में, तो मान के चलो हमने क्यू ले लिया +2, तो +2 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलती है भाई? कहाँ पे होती है इलेक्ट्रिक फील्ड? रेडियली आउटवर्ड। उसको क्या बोलते हैं? रेडियली आउटवर्ड, ऐसे निकलती है, ऐसे। याद है कुछ? और डायरेक्शन कहाँ पे होती है? रेडियली आउटवर्ड का मतलब मेरे पास भी आ रही होगी। ये तो मैंने 2D बनाया, कुछ पोर्शन बाहर निकल रहा होगा, कुछ पोर्शन अंदर की तरफ जा रहा होगा, तो रेडियली आउटवर्ड। जैसे स्फीयर होता है ना, स्फीयर, स्फीयर के बाहर चारों तरफ निकलते हैं ऐसे। लेकिन क्या ऐसे होता है? नहीं। वहां पे आपका छोटा एलिमेंट कौन सा है? आइडियल है, और आइडियल के परपेंडिकुलरली होता है। यस और नो? इसके परपेंडिकुलर होगा, इसके चारों ओर नहीं होगी मैग्नेटिक फील्ड। कहाँ पे होगी? इसके परपेंडिकुलर। जब आपने छोटे से छोटा, आपने छोटा सा एलिमेंट लिया था क्यू, क्यू को हम क्या बोलते थे? उसको पे पॉइंट चार्ज बोलते थे। यहाँ पे अगर आइडियल आपका छोटा सा एलिमेंट है, तो उसमें भी कैसे आपकी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी? उसके परपेंडिकुलर होगी। देखो, एलिमेंट आपने ये लिया है, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है? परपेंडिकुलर, ऐसे, ऐसे इस डायरेक्शन में होगी। तभी तो आप उसको डॉट या फिर क्रॉस में रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ गया? ये भी इसकी क्या होगी बच्चों? डिसिमिलरिटीज हो। क्लियर है? समझ में आ गया अच्छे से? तो लिख लो जल्दी जल्दी से पॉइंट, ताकि याद रहे। पहला पॉइंट, current element produce magnetic field where point charge produce electric field. Current element produces a magnetic field whereas a point charge produces an electric field. Both magnetic field and electric field varies inversely to the square of distance. Both magnetic field and electric field varies inversely to the square of distance. Third, electric field produced by a point charge is radial. और पॉजिटिव के लिए आपको पता है आउटवर्ड होता है, और नेगेटिव के लिए इनवर्ड होता है, पर होता तो रेडियल ही है। ठीक है, बट
magnetic field produced by current element, magnetic field is produced by current element is perpendicular to both dl and unit vector, dl and unit vector. लिख लिया यहां तक सभी ने लिख लिया? ठीक है, अब लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर। ये बहुत ज्यादा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर। ठीक है, इसका डेरिवेशन भी करना हमें। तो देखो ये इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इसको याद रखना, पहले वाला और ये वाला एक्सप्रेशन। ठीक है, तो देखो मान के चलो कि वायर है जिसकी लेंथ है इतनी, ये टोटल वायर है मेरे पास। ठीक है, और मैंने बोला कि मुझे इस पॉइंट पर निकालना है, कोई भी पॉइंट, ऐसा जरूरी नहीं कि मिड पॉइंट ही लेना, आप कोई सा भी पॉइंट बोल सकते हो। तो मैंने लिया इस पॉइंट पर निकालना, ये आपका हो गया पॉइंट पी। ठीक है, करंट की डायरेक्शन आपकी यही है, ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो ये इस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, इस वैल्यू को आर बोल देंगे, इसको क्या बोल देंगे, आर रेडियल डायरेक्शन है। और ये कितना होगा, हमेशा परपेंडिकुलर होगा किसके, करंट के। ठीक है, पर मैं इस पॉइंट पर नहीं ले रहा हूँ डीएल, मैं किस पॉइंट पे ले रहा हूँ, आप बोलोगे सर कोई और पॉइंट पे ले रहे हो, तो मैंने मान के चलो मैं ये वाला पॉइंट ले रहा हूँ डीएल, ये मेरा डीएल। अगर मेरा अब ये डीएल है तो मुझे डीएल के क्रॉस से तो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी पड़ेगी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां से लेकर उस पॉइंट पी पे जाना पड़ेगा। तो मुझे बताओ अगर ये आर है और ये बच्चों कितना है, थीटा है, तो ये क्या बन जाएगा, आर सेक थीटा बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, आर सेक थीटा बन जाएगा। क्लियर है यहां तक? क्योंकि ये एंगल अब ये कितना एंगल हो गया, ये हो गया 90 प्लस थीटा हो गया, अगर ये थीटा है ये कितना हो गया, 90 प्लस थीटा बन गया। क्यों? क्योंकि सर अगर मैं इसको सीधा लेके जाऊंगा तो ये थीटा बन जाएगा ना सर, कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से थीटा बन जाएगा। तो 90 प्लस थीटा कितना बन जाएगा, डीएल और आर। अब रेडियल डायरेक्शन आपकी आर नहीं है, अब रेडियल डायरेक्शन क्या है आपकी, आर सेक थीटा है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के बीच में एंगल कितना बन गया बच्चों, 90 प्लस थीटा बन गया। तो डीबी का जनरल फॉर्मूला क्या था, डीबी का, तो अभी अभी आपने पढ़ा है, डीबी का जनरल फॉर्मूला क्या था बच्चों, डीबी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई करंट फ्लो हो रहा है इसके अंदर, आई हो रहा है, बिल्कुल सही बात। यहाँ पे डीएल मत लो, यहाँ पे ले लो डीएक्स ले लो, एक्स ले लो, यहाँ पे कितना ले लिया, एक्स ले लिया, डीएक्स। यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, डीएक्स। एक था साइन, तो साइन के अंदर एंगल कितना आएगा, साइन के अंदर एंगल आप बोलोगे सर 90 प्लस थीटा आएगा। और नीचे जो आर स्क्वायर आएगा, आर स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर, ये बन गया यहाँ तक। अभी मैंने कितनी लेंथ के लिए निकाला, सबसे ही छोटी लेंथ के लिए, मुझे कितनी लेंथ के लिए निकालना, पूरी लेंथ के लिए निकालना। समझ में आ गया, अभी मैंने छोटी लेंथ के लिए निकाला। ठीक है, तो बस अब मुझे क्या करना है, ये dx को और थीटा को के बीच में कुछ रिलेशन निकालना। याद है हमने एक रोटेशन मोशन पढ़ते थे, ऐसे कुछ क्वेश्चन करते थे, x को थीटा का रिलेशन निकाल के फिर हम इंटीग्रेशन करते थे, करते तो हमें इंटीग्रेशन नहीं, उससे पहले मुझे x के बारे में थोड़ा जानना। तो देखो x क्या हो गया, आवाज आ रही है? सर स्क्रीन शेयर बंद हो गई। एक सेकंड रुको।
अब ठीक है बच्चों, ठीक है। तो देखो ये है थीटा, मान के चलो यहां से लेकर यहां तक मैंने लेंथ मान ली बच्चों एक्स मान ली, कितना मान लिया एक्स। तो टेन थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आर इंटू टेन थीटा, dx कितना आ जाएगा, dx इक्वल टू आर टेन थीटा का होता है एक्स स्क्वायर थीटा डी। ठीक है, तो मैं dx की वैल्यू क्या पुट करूंगा, यहाँ पुट करूंगा, तो dv की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dv की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू आर इंटू साइन, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा होता है। ठीक है, नीचे क्या है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा, नीचे क्या था बच्चों आर स्क्वायर, सेक्स स्क्वायर से सेक्स स्क्वायर, एक आर से एक आर कर दिया। अब ठीक है, तो जो आपका डीवी बन गया लिख लो जल्दी से। अब मैं बस अगले पेज पे चला जाऊंगा, फिर मत बोलना सर लिखवाया नहीं है, बातें जो कर रहे थे देर से। आई कॉस थीटा डी थीटा अपॉन में आर। ठीक है, अब मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, इसको सर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा बी, वो किसके बराबर होगा, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। अब इधर देखो थीटा की वैल्यू कहां से कहां लाई कर रही है, इधर देखो पहले इस पॉइंट से अगर आप देखो तो ऊपर की तरफ है थीटा, ऐसे ही सर ये भी तो लेंथ है, और सर ये भी लेंथ है। तो ध्यान से देखो इस लेंथ को इस वाली लेंथ के रिस्पेक्ट में मैं एंगल बोल रहा हूँ थीटा 1 है, और इस वाले के रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ कितना है एंगल थीटा 2। यस और नो। ठीक है, तो बच्चों क्या बन जाएगा माइनस थीटा 2 क्योंकि नेगेटिव साइड में, और ये बन जाएगा थीटा 1, माइनस थीटा 2 से थीटा 1। क्लियर। आवाज आ रही है, यस सर। ठीक है। इसमें आप देखोगे क्या क्या कॉमन आ रहा है, इसमें म्यू नॉट कॉमन है, आई कॉमन है, 4 पाई आर, ये सारी क्या चीजें थीटा के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो सारी चीजें क्या आ जाएंगी बच्चों बाहर आ जाएंगी। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस साइन थीटा, वेरी साइन गुड। थीटा। तो बी किसके बराबर आ गया, म्यू नॉट आई बार 4 पाई आर बार माइनस थीटा 2 से थीटा 1 कॉस थीटा डी थीटा। कॉस का क्या होता है बच्चों साइन, ये हो जाएगा साइन थीटा, कहां से एंगल माइनस थीटा 2 से थीटा 1। आपको पता साइन माइनस थीटा कितना होता है भाई, साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो पता ना माइनस पहली साइन लिमिट थीटा। माइनस सेकेंड लिमिट होती है, तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। सर प्लस क्यों आ गया, क्योंकि फर्स्ट लिमिट माइनस सेकेंड लिमिट होती है, माइनस माइनस विल बिकम प्लस। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये तो आपको क्या करना है सर, याद करना ही करना है। सर डायरेक्शन बता दो जल्दी से, अभी देखो कौन सा रूल याद करोगे, कौन सा रूल बताया था डायरेक्शन के, पाम रूल, कौन सा पाम बताया रूल। था, पाम रूल बताया था। तो याद कर करंट की डायरेक्शन कहाँ पे है, ऊपर की तरफ, पाम कहाँ पे है फिंगर मेरी, रीडल डायरेक्शन से कहाँ बन रहा है, अंदर के बाहर, अंदर बन रहा है, अंदर बन रहा है, अंदर क्रॉस। तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, यहाँ पे लगा देना क्रॉस, स्टार नहीं लगाना, क्रॉस।
इसको बोलेंगे इनवर्ड, ब्रैकेट में भी लिख लो, गधे वो तुम याद नहीं रहेगा तुम्हें, इनवर्ड। समझ में आ गया यहां तक? केसेस लिखो यहाँ पे, मान के चलो वायर है लेंथ ये, ठीक है, और मैं इस पॉइंट पे पूछ रहा हूं, जो कि ये वाला पॉइंट जो है मेरा, जो कि एंगल बना रहा है, ध्यान से देखो, यहां से एंगल बना रहा है ये θ1, यहीं से एंगल बना रहा है क्या, θ2। देखोगे दोनों एंगल कहाँ पे, ऊपर की साइड में ही है। तो याद है माइनस साइन माइनस θ2 पुट किया था, वो माइनस θ2 ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, प्लस θ2। तो उसका जो फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या बनेगा, B इज इक्वल टू, करंट आई सब कुछ सेम है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R साइन θ1 माइनस साइन थीटा, दैट्स इट, खत्म। और अगर मेरी इनफाइनाइट लेंथ वायर है, और मुझे पी पॉइंट में पूछ रहे हो आपने से, सर पी पॉइंट में पूछ रहे हो, तो ये एंगल है, देखना ये वाला एंगल बढ़ता नहीं जाएगा ऊपर की तरफ, फिर ऐसे 90 देखो हो बढ़ता जा जाएंगे रहा है। दोनों। तो ये θ1 की वैल्यू कितनी हो सकती है मैक्सिमम, 90। कितनी हो सकती है, 90 हो सकती है। सिमिलरली θ2 की वैल्यू कितनी हो सकती है, 90। 90 हो सकती है। वो तो माइनस पहले पुट कर लिया ना, आप कितनी बार माइनस पुट करेगा उसमें। तो पहले वाला एक्सप्रेशन था ना, पहले वाला एक्सप्रेशन याद है, थीटा साइन θ1 प्लस साइन θ2, तो याद करो क्या बन जाएगा इसका, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R साइन 90 प्लस साइन 90। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1, 1 प्लस 1 2, 2 से 2 कट गया, देखो क्या रिजल्ट आ गया, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I R। ये वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो मैं करवा रहा हूँ, सारे के सारे इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये याद रख ले। पहले वाला तो याद रखने ही रखना है, अगर पहले वाला याद नहीं हुआ तो पिटेगा बहुत बुरी तरह, बहुत बुरी तरह पिटेगा। पहले वाला याद करके सारे निकल जाएंगे तुरंत, ठीक है। और लास्ट एक और करवाना, लिख लिया सभी ने, लिखो जल्दी। अब देखो ये वायर इतनी है, और मैंने इससे पूछा, इस पॉइंट पर पूछ रहा हूं मैं, इस पॉइंट पर पूछ रहा हूँ, इस पॉइंट पर, इसको मैं डॉटेड ही बनाऊंगा, या कलर अलग कर दो या डॉटेड बना दो ताकि पता रहे आपको। पी पॉइंट ये, ठीक है, और ये यहीं तक का ही है, और जो कि एंगल बना रहा है किससे, थीटा। तो बताओ उसका एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, बी की वैल्यू क्या फॉर्मूला बताता, बी का फॉर्मूला क्या बताता, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R साइन θ1 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, θ1 की वैल्यू थीटा, और θ2 की वैल्यू 90 है, 0 के 90, नहीं, 0 होगी, 0 होगी, 0। हाँ तो सही तो कह रहा है, 0 ही होगी, तो 90 क्यों बोल रहा था, साइन थीटा प्लस साइन 0, 0 होगी ना, वो थीटा देखो क्या बन गया, 0 बन गया, साइन 0 बन गया, तो साइन 0 तो आपको पता 0 ही होता है, तो साइन थीटा प्लस 0 साइन थीटा, तो फाइनल देखो क्या बन गया, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R। अब दो तीन एक क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बेसिस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन करने, ठीक है, साइन थीटा, ठीक है। तो देखो एक क्वेश्चन देखो, मान के चलो कि एक स्क्वायर बॉक्स है, ये मैंने वायर को क्या कर दिया, स्क्वायर फॉर्म में टाई कर दिया, ठीक है इसको, और करंट इसके अंदर ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है,
और आपसे पूछ रहा है कि सेंटर पे बताओ, इस पॉइंट पर बताओ, इस पॉइंट पर, P पॉइंट पर। पहले तो बताओ कि इनवर्ड होगा क्या आउटवर्ड होगा, जल्दी बताओ। इस वाले के लिए ये A मान के चलो, ये D है, ये C है, ये D है। एग्जाम में ऐसे आएगा तो आपको पूरे एग्जाम में A B C D की फॉर्म में बताना। और AB के लिए क्या होगा, इनवर्ड होगा क्या आउटवर्ड, AB के लिए है, BC के लिए है इनवर्ड ही होगा, देख ले। और उसके लिए इनवर्ड, इसके लिए भी देख ले इनवर्ड। तो सभी के लिए कहाँ पे आ रही है, इनवर्ड ही आ रही है। ये तो कंफर्म है, मुझे माइनस प्लस करने की जरूरत नहीं है, बस वो सबको मैं एक ही मैग्नीट्यूड निकाल दूंगा तो हो जाएगा काम। ठीक है, अब इधर देखो, इधर देखो, इधर लेट सपोज इसकी लेंथ है यहाँ पे A है, कितनी है A, और मैंने मिड पे पूछा है, तो मुझे बताओ यहाँ पे ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये लेंथ कितनी वैल्यू हो जाएगी, इस लेंथ की वैल्यू कोई बताएगा मुझे, इसकी कितनी वैल्यू हो जाएगी, इसकी A/2 रेडियल डायरेक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A/2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, क्योंकि स्क्वायर है ना, कितनी हो जाएगी A/2। ठीक है, चलो ठीक है सर। तो अगर मैंने सर इसको एक करंट एलिमेंट मान लेता, पूरी ए भी एक लेंथ मान लेता, तो सर ये एंगल भी अगर मुझे पता चल जाए तो कितना आसान हो जाए मेरी जिंदगी में। तो बताओ, अगर ये A/2 है तो ये कितनी लेंथ 45 होगी, A/2 होगी। अगर दो साइड इक्वल होते हैं तो दो अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल। क्या पढ़ा तूने, तू तो फेल रहे। तू 12 छोड़, तू पहले 10 पढ़ के आ, 9 पढ़ के आ गधे, वो तो ये भाई पीछे वाले बता देंगे। पता है तेरे को, ये 45 तो ये भी 45, तो ये वाला जो लेंथ है ये कितना हो गया, 45 हो गया, और ये भी कितना हो गया बच्चों, ये एंगल भी कितना हो गया 45। तो याद है θ1 और θ2 क्या निकल गए, 45 45। तो मुझे बताओ AB के लिए मैग्नेटिक फील्ड AB के लिए क्या वैल्यू हो जाएगी, μ0/4 करंट सब में I फ्लो कर रहा है, I अपॉन क्या ले रहे थे R कितना है 2 यहाँ sin पे, 45 A/2 है, A/2 कितना है A/2। अच्छा, और यहाँ पे क्या आएगा, साइन 45 45 प्लस साइन प्लस sin 45 45। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, √2 हो जाएगी। √2 आ जाएगा। तो ऊपर I/A/2√2। ठीक है, देखो 2 2 4 कैंसिल, तो फाइनल रिजल्ट कितना आ गया बच्चों, μ0 × I/π√2a। यही आ रहा है, देखो चेक करो। ठीक है, ये कितनी लेंथ के लिए निकला बच्चों, कितनी लेंथ के लिए, AB लेंथ के लिए। एक मेरे को कोई बताए कि BC लेंथ के लिए सेम नहीं आएगा क्या, सिमिलरली यस सर BC के लिए, CD के लिए, DA के लिए, सबके लिए सेम आएगा। और सभी इनवर्ड है क्या आउटवर्ड है, सभी के सब इनवर्ड भी है। तो कहना इससे कि जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगी B, दैट विल बी 4 टाइम्स ऑफ BAB। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, 4 μ0I/π√2a, दैट्स इट। और इनवर्ड होगी क्या आउटवर्ड, खत्म बस। क्या था, समझ में आ गया, लिख लिया। इतने में ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ मेरे को, पहला सुन लो, इस पॉइंट में बताना मिड ऑफ ये कितनी लेंथ है मेरी, मान के चलो A है, ये भी लेंथ है A, जो हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पे निकालना, हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पर। ठीक है, एक है मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल, मुझे सेंट्रॉइड पे निकालना है, कितने पे निकालना है, सेंट्रॉइड पे। लेंथ ले लो, इसकी भी A है, करंट के डायरेक्शन में बना देता हूँ। देखो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, इस बार करंट की डायरेक्शन उल्टी ले लो, हर बार यही लेते तो ये ले लो, और ये करो रेक्टेंगल शेप, रेक्टेंगल है, ये लेंथ है मेरी A, ये लेंथ है मेरी 2a। मुझे बताना इस पॉइंट पर, सेंटर पॉइंट पर, क्लियर है।
समझ में आ गया? ये तीनों क्वेश्चन है, 10 मिनट में करके दो मेरे को, 15 मिनट में। चलो भाई।
फिर दूसरे वाले का क्या आ रहा है? आंसर मुझे किसी का नहीं पता, वो तो निकालना बैठेगा अभी, तुम निकाल लो पहले।
बातें करो तब से। आंसर मेरे को थोड़ा पता है, ये वाला तो हो ही जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये देखो इधर ये कितना है, ये a/2 है और ये कितना है, a है, तो वहां से निकल जाएगा ये, ठीक है। Yes, इसका sir. देखो, इसका देखो, अगर मैं ये वाली लेंथ मानता हूं तो आपको पता है बाइसेक्ट करके ही जाएगा ये, जब ये बाइसेक्ट करके जाएगा, अरे चुप हो जाओ, बाइसेक्ट करके जाएगा तो एंगल कितना हो जाएगा 30 और ये एंगल कितना हो जाएगा 30, बस समझ में आ गया। अब निकालना क्या बचा, ये वाली लेंथ, तो ये कितनी हो जाएगी, Sir, a/2√3. देखो तो कर वैसे भी निकाल सकते हो, अगर ये a/2 है और ये 30 है तो आपको पता है tan 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर x अपॉन में a/2, यस और नो, ये बन गया 1/√2, तो x की वैल्यू होगी a अपॉन में 2√3, ये पुट करना था यहाँ पे, बस r की वैल्यू ये पुट करनी थी, समझ में आ गया। और sin 30 की sin 30 प्लस sin 30 पुट करा ढंग से, ठीक है, ये हो गया, ये है देखो। अच्छा इस वाली वायर पे कितने हो गए मैग्नेटिक फील्ड, 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एक्सियल डायरेक्शन है। बात आती है ये वाला एंगल, तो आपको अगर दोनों साइड है तो ये डेफिनेटली कौन सा एंगल होगा 45, ये 90 है तो ये भी कौन सा होगा 45, यस और नो, ठीक है। ये 45 तो साइन 45 तो हो गया, करंट आई भी हो गया, बचा कौन सा आर है पंगा करने वाला, चलो कोई बात नहीं, आर भी ले लेंगे। अब देखो ये 45 है, ये 45, उसका मतलब कि ए और ये कितना हो गया √2 है, कितना हो गया बच्चों ये √2 हो गया, √2 का हाफ कितना होता है, ये वाला लेंथ, ये हो जाएगी a/√2 और ये भी कितना हो जाएगा a/√2, ये क्या है परपेंडिकुलर होता है, तो a/√2 प्लस a²/2 प्लस a²/2, a हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, तो निकाल लोगे 45 a/2 है ये, तो अगर ये कितना है a/2 तो ये भी कितना हो जाएगा a/2, 45 है ना, 1045 क्या होता है 1 होता है, तो ये a/2 तो ये a/2, तो परपेंडिकुलर जो आर था, आर की जगह क्या आ जाएगा a/2 आ जाएगा, समझ में आ गया। सही तो नहीं है तेरा, गलती है, शक्ल से लग रहा है, उधर देखा फॉर्मूला में, हाँ ठीक है, इतनी इतनी अच्छे से जो तूने साफ साफ लिखता है, तू वहां तो नहीं जाता बुक छापने अपनी, जो पूरी दुनिया को समझ में आ जाए तेरी राइटिंग, तूने तो खाम खा है कि तुझे करी थी नीट की तैयारी, ऐसी कुछ उल्टी सीधी तैयारी कर ले तू, ठीक है, कुछ भी लिख दे, दवाइयां देखने लग जा तू ऐसे। चलो ठीक है बच्चों।